विजयनगर बना कर्नाटक का 31वां जिला। 8 फरवरी 2021 को कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को आधिकारिक तौर पर कर्नाटक का 31वां जिला अधिसूचित किया है, जिसका मुख्यालय होसपेट में है। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सितंबर 2019 में एक नया जिला विजयनगर बनाने की घोषणा की थी और 18 नवंबर 2021 को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने विजयनगर जिले के गठन की मंजूरी दी थी। इस जिले में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। इस जिले में 6 तालुक शामिल होंगे, जैसे होसपेट, कोट्टूरू, कुडलिगी, हागरी बोमनहल्ली, हरापनहल्ली और होविनाहदगाली। आगे बात करते हैं ओडिशा में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्मारक। 8 फरवरी 2021 को ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भुवनेश्वर में एक कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्मारक स्थापित करने की घोषणा की। इस स्मारक का उद्घाटन 15 अगस्त 2021 को किया गया। कोविड-19 योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए इस स्मारक को भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में स्थापित किया जाएगा। ओडिशा सरकार के निर्माण विभाग को स्मारक की संरचना और डिजाइन को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन रैनी क्षेत्र में एक ग्लेशियर के टूटने से धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों में बड़े पैमाने पर फ्लैश फ्लड की घटना हुई, जिससे कि ऋषिगंगा बिजली परियोजना के साथ साथ जान माल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये घटना ऋषिगंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के गिरने से हुई है, जिससे कि पानी की मात्रा में अचानक वृद्धि हो गई। ऋषिगंगा रैनी के पास धौलीगंगा से मिलती है। ऋषिगंगा रैनी जो है वो उसके पास में धौलीगंगा से मिलती है और इसी कारण से धौलीगंगा में भी बाढ़ आ गई। इस आपदा में भारत की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई, जिनमें से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, जो कि 130 मेगावाट की एक निजी स्वामित्व वाली परियोजना है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, जो कि धौलीगंगा नदी पर निर्मित 520 मेगावाट की पनबिजली परियोजना सहित कई छोटी व अन्य परियोजनाएं तबाह हो गई। चौरी चौरा शताब्दी समारोह। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा स्वतंत्रता संघर्ष के दौर की एक ऐतिहासिक घटना का प्रतिनिधित्व करता है। गौरतलब है कि असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें से 23 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। और इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे बात करते हैं पल्स पोलियो अभियान 2021। 31 जनवरी 2021 को देश भर में पल्स पोलियो अभियान 2021 का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर के इस अभियान की शुरुआत की। आगे बात करते हैं प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 150वीं वर्षगांठ। 31 जनवरी 2021 को प्रबुद्ध भारत मासिक पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस पत्रिका की शुरुआत 1896 में स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन में पी अयासामी, बी आर राजम, जी नरसिम्हाचार्य और बीवी कामेश्वर अय्यर ने किया था। 1899 में इस पत्रिका का प्रकाशन उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा से किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस पत्रिका में बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री अरविंदो, सिस्टर निवेदिता जैसी महान हस्तियों ने योगदान दिया है। देहरादून बना देश का पहला 100% साक्षरता वाला जिला। 26 जनवरी 2021 को देहरादून देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन गया है। सर्वे में 6 साल से ऊपर की 30,207 निरक्षर बच्चों को लिया गया था, जो कि अब पूर्णतः साक्षर हो गए हैं। जिले में साक्षरता अभियान सितंबर 2020 में शुरू किया गया था। देश भर में मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस।
26 जनवरी 2021 को संपूर्ण देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं। वहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ ने राजपथ के ऊपर फ्लाई फास्ट में Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को उड़ाया। स्वाति राठौड़ ने। और इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुआ। इस वर्ष पहली बार परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों 122 जवानों की टुकड़ी भी शामिल हुई। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस आयोजन में राष्ट्रपति ने 2020-21 के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए और निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स को भी लॉन्च किया, जो कि एक ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा है। उल्लेखनीय है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 2011 से हर साल 25 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा में संपन्न हुआ। 24 जनवरी 2021 को 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ था। ये फिल्म महोत्सव 16 जनवरी को शुरू हुआ था। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए IFFI के द्वारा इस बार अपना पहला हाइब्रिड फिल्म समारोह आयोजित किया गया। इसमें बांग्लादेश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया। कंट्री इन फोकस एक विशेष खंड होता है जिसके द्वारा देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को सम्मानित किया जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1952 में हुई थी। तब से इसका आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में किया जाता है। इसका आयोजन केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय, फिल्म महोत्सव निदेशालय और गोवा सरकार के द्वारा किया जाता है। देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और सड़क दुर्घटना में कमी लाना है। इस दौरान अमृतसर से कन्याकुमारी तक एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप सेफ स्पीड चैलेंज को हरी झंडी दिखाने और सड़क सुरक्षा के लिए पुरस्कार प्रदान करने के अलावा सड़क सुरक्षा पर एक फिल्म भी लॉन्च की गई। अहमदाबाद एवं सूरत मेट्रो रेल परियोजना 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की भूमि सृजन किया। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण द्वितीय 2 गलियारों के साथ में, अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण दूसरा 2 गलियारों के साथ में 28.25 किलोमीटर लंबी है। वहीं सूरत मेट्रो रेल परियोजना 40.35 किलोमीटर लंबी है और इसमें भी 2 गलियारे शामिल हैं। भारत में दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों ने टीका लगाया जाएगा, 3 करोड़ लोगों को, जबकि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। ये वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों, 50 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों और फ्रंट लाइन श्रमिकों को दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से कम उम्र के लोगों और रोग से पीड़ित लोगों को टीका लगेगा। इससे पहले 2 जनवरी 2021 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर अंतिम मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक के द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के साथ मिलकर के स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। वहीं पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के उत्पादन के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ में करार किया। भारतीय सेना ने मनाया 73वां सेना दिवस। 15 जनवरी 2021 को भारतीय सेना ने अपना 73वां सेना दिवस मनाया। भारत सेना हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाती है। गौरतलब है कि
1949 में इसी दिन जनरल के.एम. करियप्पा, जो कि बाद में फील्ड मार्शल बन गए, इन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर F.R.R. बूचर से सेना की कमान संभाली थी। वे स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। तब से हर साल भारतीय सेना 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाती आ रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तीसरे चरण की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि इस योजना को मार्च 2021 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया है और इसे कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत देश के 600 जिलों में 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में अगले 3 महीनों में 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों यानी PMKK, गैर PMKK प्रशिक्षण केंद्रों और 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। आगे बात करते हैं नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021। 4 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसका आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के द्वारा किया गया। CSIR NPL की स्थापना 4 जनवरी 1947 को हुई थी। ये भारत में SI यूनिट मानकों को बनाए रखती है। इसका विषय राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी था। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारतीय निर्देशक द्रव्य और नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही PM ने राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स यानी LHP की आधारशिला रखी। इन सभी 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। भारत के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और त्रिपुरा में इन परियोजनाओं को ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज यानी GHTC के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इस दौरान नवारिती यानी न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन हाउसिंग नामक नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम भी जारी किया गया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना चर्चा में क्यों रही? 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके बारे में विशेष जानकारी 64,500 वर्ग मीटर में फैले नए त्रिकोणीय संसद भवन परिसर को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डिजाइन की धुरी के रूप में वर्णित किया गया है। ये मौजूदा संसद भवन की तुलना में बहुत बड़ा है और इसमें संसद के 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। लोकसभा कक्ष में 888 सांसदों की बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सांसद होंगे। लोकसभा में 888 सांसद बैठेंगे और जबकि राज्यसभा में 384 सांसद होंगे। भविष्य में सांसदों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाने वाला एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा। मौजूदा संसद भवन का संसदीय आयोजनों के लिए अधिक कार्यात्मक स्थान प्रदान करने के लिए रेट्रोफिटिंग द्वारा उपयोग जारी होगा। इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली सड़क राजपथ में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इसके लिए नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स को भी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों व उनके विभागों के लिए कार्यालयों का भी निर्माण किया जाएगा। क्या है सेंट्रल विस्टा?
दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और अन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार जिस क्षेत्र में स्थित होते हैं उसे सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसके उपरांत ही राजपथ के आसपास के क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण किया गया। इन भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया गया है। राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया ये चर्चा में क्यों है? 2 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में कई विशेषताओं को देखना आवश्यक है जो कि राज्यसभा के चुनावों को आम चुनावों से अलग करती है। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के विपरीत राज्यसभा या संसद के उच्च सदन के सदस्य सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल 245 सदस्यों में से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। शेष 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नियमों के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए निर्वाचक मंडल के न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 4 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। इसमें एक उम्मीदवार को जीतने के लिए पहली वरीयता के वोटों की एक निर्दिष्ट संख्या की आवश्यकता होती है। यदि पहले दौर की मतगणना में एक से अधिक उम्मीदवार निर्दिष्ट संख्या प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो दूसरे दौर की मतगणना की जाती है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन अधिनियम 2020 चर्चा में क्यों है? सितंबर 2020 में संसद ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन अधिनियम 2020 पारित किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ये अधिनियम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून अधिनियम और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि सार्वजनिक निजी भागीदारी है अधिनियम 2017 के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन करता है। ये अधिनियम आईआईटी को उनकी नवीन गुणवत्ता बढ़ाने के तरीकों के माध्यम से देश में सूचना और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये अधिनियम सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी के माध्यम से सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर के 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करेगा। पीपीपी समझौता किसी भी परियोजना के लिए सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच हुआ लंबी अवधि का समझौता है। इस समझौते के तहत शुल्क लेकर के ढांचागत सेवा प्रदान की जाती है। इसमें आमतौर पर दोनों पक्ष मिलकर के एक स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी एसपीवी गठित करते हैं जो कि परियोजना पर अमल करने का काम करता है। अब आगे इस चार्ट में हम बात करते हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2014। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर वैश्विक मानकों के अनुरूप मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आईआईटीएस स्थापित करना था। वर्ष 2014 का अधिनियम पहले से स्थापित 4 आईआईटीएस उत्तर प्रदेश पहले पे, तमिलनाडु फर्स्ट और मध्य प्रदेश 2 को स्वायत्त और वैधानिक संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान करता है। इन संस्थानों का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में निर्देश प्रदान करना, सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार का संचालन करना, बुनियादी ढांचे को स्थापित करना और बनाए रखना है। आगे बात करते हैं न्यायिक अवमानना चर्चा में क्यों रहा। 31 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ट्वीट के मामले में स्वतः संज्ञान सुवो मोटू लेते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण अपमान बताया और उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया। न्यायिक अवमानना से तात्पर्य
न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का मतलब होता है किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना। न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न करना, ये सारी चीज़ें न्यायिक अवमानना के दायरे में आते हैं। न्यायिक अवमानना कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2 के खंड ए के तहत अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना में बांटा गया है। सिविल अवमानना क्या है? न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 के खंड बी के अंतर्गत न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, आदेश, रीट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जानबूझ करके की गई अवज्ञा या फिर उल्लंघन न्यायालय की सिविल अवमानना कहलाता है। और आपराधिक अवमानना क्या होता है? न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 के खंड सी के अंतर्गत न्यायालय की आपराधिक अवमानना का मतलब होता है न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से होता है जो कि लिखित, मौखिक, चिन्हित, चित्रित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती हो। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के बारे में बात करेंगे हम। तो ये अधिनियम न्यायालयों के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रीट आदि की अवहेलना करने पर दंड देने की शक्ति को परिभाषित करता है न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971। ये अधिनियम न्यायालयों को किसी भी निर्णय, रीट, निर्देश या फिर आदेश की अवमानना करने या फिर जानबूझकर की अवज्ञा करने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है। अधिनियम के तहत न्यायाधीशों पर भी न्यायिक अवमानना का केस दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर न्यायाधीश CS कर्नर को 6 माह के कारावास का दंड मिला था। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जो कि काफ़ी चर्चा में रही है। 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी NPE 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान 10+2 में सक्रिय शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। नई शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णयन और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। NEP 2020 के तहत शिक्षा और सीखने यानी एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आगे बात करेंगे महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन चर्चा में क्यों रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन यानी परमानेंट कमीशन प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC से चयनित महिला अधिकारी सेना की सभी 10 शाखाओं अथवा विभागों में परमानेंट कमीशन स्थायी कमीशन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। सेना की जिन 10 शाखाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन उपलब्ध कराया जा रहा है, उनमें वर्तमान में स्थायी कमीशन के लिए उपलब्ध न्यायाधीश, महाधिवक्ता और सेना शिक्षा कोर के अतिरिक्त सेना की हवाई सुरक्षा, सिग्नल इंजीनियरिंग, सेना विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
सेना सेवा कोर और खुफिया कोर इंटेलिजेंस कॉर्प्स शामिल हैं। भारतीय सेना के अनुसार यदि पात्र महिला अधिकारियों द्वारा स्थायी कमीशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए अपेक्षित सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराए जाने के बाद सेना द्वारा चयन बोर्ड का निर्धारण कर दिया जाएगा। आगे बात करेंगे ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये चर्चा में क्यों था। 7-8 फरवरी 2020 को मुंबई में ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में डिजिटल तकनीक के उपयोग से शासन में परिवर्तन, अवसर और चुनौतियां विषय पर विचार विमर्श का आयोजन भी किया गया। इंपॉर्टेंट बातें हैं। भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन, इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की व्यापक थीम के साथ सम्मेलन में ये 6 उप विषयों पर चर्चा हुई है। वो 6 उप विषय हैं: डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेवा वितरण में सुधार, डिजिटल सेवाओं के प्रति विश्वास, निर्माण पारदर्शिता, सुरक्षा और गोपनीयता, डिजिटल भुगतान और फिनटेक, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन अथवा डिजिटल सेवा मानक और स्किलिंग और क्षमता निर्माण। ये 6 हैं। ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुंबई घोषणा, मुंबई डिक्लेरेशन के माध्यम से वर्ष 2019 के शिलोंग घोषणा में उल्लिखित ई गवर्नेंस के रोड मैप को आगे ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और भूमि में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सफल ई गवर्नेंस समाधानों का प्रसार करना शामिल है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार के लिए उसे प्रोत्साहित करना, डिजिटल सेवाओं को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए समर्थन प्रदान करना, भारत को वैश्विक क्लाउड हब के रूप में विकसित करना, ई ऑफिस के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक खरीद प्रणाली में सुधार करना आदि मुंबई घोषणा के प्रमुख उद्देश्य हैं। सम्मेलन के सभी हितधारक ई गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर योजनाबद्ध तरीके से डिजिटल संसाधनों को अपनाने में सक्षम होंगे ताकि नागरिकों की संतुष्टि के स्तर पर सुधार हो सके और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया जा सके। आगे बात करते हैं, निजी संपत्ति का अधिकार चर्चा में क्यों है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि नागरिकों की निजी संपत्ति का अधिकार एक मानवीय अधिकार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। न्यायालय ने निर्णय में कहा है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया और अधिकार का पालन किए बिना राज्य उस पर अधिकार नहीं कर सकता है और न ही प्रतिकूल कब्जे यानी एडवर्स पोजीशन के नाम पर भूमि के स्वामित्व का दावा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य में संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है। निजी भूमियों को हथियाना और फिर इस पर दावा करना राज्य को अतिक्रमणकारी बनाता है। न्यायालय ने ये निर्णय उस मामले में दिया है जिसमें कि 80 वर्षीय महिला जिसकी 4 एकड़ जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1967 में जबरन सड़क निर्माण करने के लिए ले लिया था। न्यायालय ने संविधान के आर्टिकल 136 और आर्टिकल 142 के सेक्शन 1 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सरकार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने पूर्व के हरियाणा राज्य बना मुकेश कुमार मामले, जो कि 2011 का मामला था, इसको संदर्भित किया, जिसमें कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार न केवल एक संवैधानिक या वैधानिक अधिकार है बल्कि ये एक मानव अधिकार भी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1967 में संपत्ति का अधिकार संविधान के आर्टिकल 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें 44th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आर्टिकल 300A के तहत संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। संविधान संशोधन के आर्टिकल 300A के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं, वर्तमान सरकार की कैबिनेट है और राज्य मंत्रियों की सूची। 30 मई 2019 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं।
राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके साथ 24 कैबिनेट और 33 राज्य मंत्रियों, 9 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सदानंद गौड़ा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में है, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में है, रविशंकर प्रसाद विधि और न्याय, संचार व इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय में है, थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में है, अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्रालय में है, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्रालय में है, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में है, पीयूष गोयल रेलवे वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में है, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय में है, मुख्तार अब्बास नकवी ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में है, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य कोयला और खान मंत्रालय में है, महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में है, गिरिराज सिंह मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में है और गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। राज्य मंत्री में जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं, संतोष गंगवार ये श्रम और रोजगार मंत्रालय में है, राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन और नियोजन मंत्रालय में है, त्रिपद येस्सो नाइक ये आयुष मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार है और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह उत्तर पूर्वीय क्षेत्र विकास में स्वतंत्र प्रभार है और पीएमओ कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री हैं। किरण रिजिजू युवा कार्यक्रम और खेल में स्वतंत्र प्रभार हैं और अल्पसंख्यक कार्य में राज्य मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति और पर्यटन में स्वतंत्र प्रभार हैं। आर.के. सिंह विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में स्वतंत्र प्रभार है और कौशल विकास और उद्यमशीलता में राज्य मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी आवासन और शहरी कार्य और नागर विमान मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया पोत परिवहन में स्वतंत्र प्रभार है, राज्य एवं उर्वरक में राज्य मंत्री हैं। अब आते हैं राज्य मंत्री में। राज्य के मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते ये इस्पात राज्य मंत्री हैं। अश्विनी चौबे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। जनरल रिटायर्ड वीके सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हैं। कृष्णपाल गुर्जर सामाजिक न्याय और अधिकारिता के राज्य मंत्री हैं। राव साहेब दादाराव दानवे उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। बाबुल सुप्रियो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। संजीव कुमार बलियान मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी व राज्य मंत्री हैं। संजय श्यामराव धोत्रे ये शिक्षा संचार व इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री गृह अनुराग सिंह ठाकुर जो है ये वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं। वी मुरलीधरन विदेश संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। रेणुका सिंह जनजातीय कार्य राज्य मंत्री हैं। सोम प्रकाश वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हैं। रामेश्वर तेली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं। प्रताप चंद्र सारंगी ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम व मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं। कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। देवाश्री चौधरी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल ये संसदीय कार्य भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री हैं।
रतन लाल कटारिया जल शक्ति व सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। ये है भारत में विश्व धरोहर स्थल, ये मूर्त विरासतें हैं और ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। मूर्त विरासतें हैं ये सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। सांस्कृतिक में मूर्त विरासतें हैं ताजमहल जो कि आगरा में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक में, और प्राकृतिक में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। सारे मूर्त विरासतें हैं और ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। तो सबसे पहले हम मूर्त विरासतें में सांस्कृतिक विरासतों को देखेंगे। ताजमहल जो कि आगरा में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, बोध गया बिहार में, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, लाल किला परिसर दिल्ली में, सांची मध्य प्रदेश में। ये सारे मूर्त विरासतें हैं सांस्कृतिक। चोल मंदिर तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्मारकों का समूह है, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, आगरा किला उत्तर प्रदेश और फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में। 16वां सांस्कृतिक मूर्त विरासत है रानी की वाव पाटन गुजरात में, कर्नाटक के पट्टडकल के स्मारकों का समूह, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में, नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस था महाराष्ट्र में, भारत का पर्वतीय रेलवे, कुतुब मीनार और उसके स्मारक नई दिल्ली में, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में, राजस्थान के पहाड़ी किले, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, भीमबेटका के रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। 29वां है सांस्कृतिक मूर्त विरासत मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल, और 30वां है जयपुर शहर राजस्थान। ये तो सांस्कृतिक मूर्त विरासत की बात हुई। अब बात करेंगे प्राकृतिक मूर्त विरासत की। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। छठा प्राकृतिक है मूर्त विरासत पश्चिमी घाट। 7वां है सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। और एक है मिश्रित मूर्त विरासतें, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। तो ये बात हुई मूर्त विरासतों की। अब हम जानेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के बारे में। पहला है वैदिक जप की परंपरा, दूसरा रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियाट्टम ये संस्कृत थिएटर है, राममन ये गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान भारत में। 5वां है मुदियट्टू ये अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक, कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य, छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध जप जो कि हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ। अगला है मणिपुर का संकीर्तन जो कि पारंपरिक गायन नगाड़े और नृत्य, पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन, योग, नवरोज और कुंभ मेला ये हैं अमूर्त विरासतें। आगे बात करते हैं हम। ये देश के 28 राज्यों की सूची है। इस चार्ट में 28 राज्य हैं, उनकी राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं। एक नज़र में इनको भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं बिस्वा भूषण हरिचंद। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं भगत सिंह काश्यारी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय भाई आर रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला,
मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनारई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं डॉक्टर निजमा हेपतुल्ला। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड कोंकल संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं पू जोरामथंगा, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल है RN रवि। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं VP सिंह बदनोर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं PS गाले और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसै सुंदरराजन। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब और राज्यपाल है रमेश बैस। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। तो ये बात हो गई राज्यों की। अब 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है ये, राजधानी, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल अथवा प्रशासक कौन कौन है। अंडमान की राजधानी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, मुख्यमंत्री नहीं है, उपराज्यपाल अथवा प्रशासक हैं DK सिंह। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, उपराज्यपाल अथवा प्रशासक है VP सिंह बदनोर। दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव की राजधानी है दमन, उपराज्यपाल अथवा प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली की राजधानी है दिल्ली, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अथवा प्रशासक है अनिल बैजल। लद्दाख की राजधानी है लेह, उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और उपराज्यपाल अथवा प्रशासक हैं फारूक खान। जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, उपराज्यपाल अथवा प्रशासक हैं मनोज सिन्हा। पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी और मुख्यमंत्री हैं N रंगासामी, उपराज्यपाल अथवा प्रशासक हैं तमिलिसै सुंदरराजन। अब आगे ये है प्रमुख पदाधिकार, जो कि ये प्रमुख संवैधानिक अथवा गैर संवैधानिक पदाधिकारी हैं। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति है M वेंकैया नायडू। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति NV रमन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि महान्यायवादी ये हैं KK वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता। राज्यसभा के सभापति हैं M वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। राज्यसभा में विपक्ष के नेता है गुलाम नबी आजाद। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। अन्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एवं अनूप चंद्र पांडे हैं। ये हैं सेना के प्रमुख पदाधिकारी। चीफ ऑफ जनरल हैं विपिन रावत, जनरल विपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत। वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अब आगे हम देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष है अमिताभ कांत नीति आयोग के। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं SK हैदर।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति BS चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष संजय कोठारी हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। और इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है और नेशनल इवेंट्स भी हमारे समाप्त होते हैं। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। मिलते हैं अगले सेशन में।